Hello, everybody. This is Danish, and I welcome you all to the platform of IAS Nama. We at IAS Nama are completely devoted for the preparation of civil services examination, and we organize the quiz on our Telegram channel on the daily basis. Also, there is a very high expert level evaluation of the answer writing for the UPSC CSE mains. I invite you all to send your answers on our Telegram ID. The details of the same I will provide at the end of the lecture. So let's start with the topic of the today. What we are going to discuss today is the expansion of English East India Company. तो लास्ट क्लास में वी हैव सीन कि हाउ द यूरोपियन कंपनीज स्टार्टेड टू कम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड and in the same process we have seen the Portuguese, the Dutch, the other Europeans like Danes and French coming to the India. तो सबसे पहले पोर्टुगीज आते हैं एंड द लास्ट वन टू अराइव टू इंडिया वर द फ्रेंच. ये कहानी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट देख लिया है. लेकिन with time what we see is that in the quest of more power, in the quest of earning more and more, the companies started to get into wars and conflicts with each other. Or finally we will see that the English East India Company became the superior of the all, and it became the you can say the sole company to rule India as well as trade India in India for a long time till the Indian independence. So this story of the expansion of English East India Company is the agenda of the today. So as we can see that although जितनी भी कंपनीज यहाँ पे आई थी उन सब का आपस में सबसे एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट था, बट द प्राइम कॉन्फ्लिक्ट वाज विथ दैट ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द डच, द फ्रेंच, द पोर्टुगीज एंड द डेन्स. ठीक है. तो ऐसा नहीं था कि पोर्टुगीज और डच की कोई लड़ाई नहीं थी, डच या फ्रेंच की कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन वो इतने माइन्यूट लेवल पे था कि दैट वाज नॉट एनी मेजर थिंग दैट कुड हैव इम्प्लीकेशन ऑन द पॉलिटी ऑफ इंडिया और द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. एंड एज वी नो कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स में वो इवेंट इंपॉर्टेंट होते हैं दैट कंट्रीब्यूट टू सम पैराडाइम शिफ्ट इन दी सोसाइटी और द पॉलिटी ऑफ द कंट्री. तो प्राइमरीली ये जो चार वॉर चारों के बीच में हम लोग देखेंगे दैट इज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डच के साथ, फ्रेंच के साथ, पोर्टुगीज के साथ और डेन्स के साथ. और देखेंगे कि कैसे इंग्लिश विक्टोरियस इमर्ज होता है, व्हाट ऑल आर द कंडीशंस जो हेल्प करता है इंग्लिश को कि वो जेनिथ पे पहुंच सके. ठीक है सर. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैटल ऑफ स्वाली. तो सर ये बात है 1612 की. 1612 में जब पोर्टुगीज अपना एक्सपेंशन कर रहे थे अच्छा खासा, और जैसा हम लोगों ने देखा था कि पोर्टुगीज वेर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. उन्होंने कोचिन, गोवा और इवन इवन गुजरात का सूरत, ये सब पे अपना जो है फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट कर रखा था. एंड जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि उनके कुछ रूलर्स थे, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क एंड फ्रांसिस्को डी अल्मीडा. इन लोगों का जो नेवल पॉलिसी था, ब्लू वाटर पॉलिसी जो था, कि पूरा इंडियन ओशन में पूरा पोर्टुगीज का स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए. ये सब के वजह से जो बाकी यूरोपियंस थे दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू टारगेट दी पोर्टुगीज कि इसको हराना पड़ेगा भाई साहब. अगर पोर्टुगीज यहाँ पर नहीं हारता है, इसको अगर लिमिटेशन नहीं लगाते हैं हम लोग, तो हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी, बाकी की कंपनीज को दिक्कत हो जाएगी. तो इसी चीज को नजर पे रखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्टुगीज के बीच में एक लड़ाई होती है जिसको बैटल ऑफ स्वाली बोलते हैं. स्वाली एक जगह है जो कि सूरत के पास है, गुजरात में. ठीक है सर. इसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसके तरफ से जो लीडर होते हैं वो होते हैं कैप्टन थॉमस बेस्ट. आपको ये नाम याद रखने हैं क्योंकि आपको प्रीलिम्स में ये सब सवाल एक आध जगह कहीं पे देखने को मिल सकता है. और दूसरा तरफ हमारा रहता है पोर्टुगीज. ठीक है. इन दोनों पोर्टुगीज और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई होती है. और जैसा कि हमने बैकग्राउंड बता दिया आपको कि जो नेवल पावर जो स्ट्रेंथन कर रहे थे पोर्टुगीज, इसके खिलाफ सब लोग पोर्टुगीज के अगेंस्ट हो गए थे. और इंग्लिश जो था वो पावरफुल इनफ था कि वो लड़ाई को लीड कर रहा था यहाँ पे. ठीक है सर. इस तरह से जैसे ही ये लड़ाई होती है, इसका कंक्लूजन ये होता है सर कि फाइनली द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द वॉर, और जो पोर्टुगीज होते हैं वो काफी सीमित हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं. अगर आपको एग्जाम में कभी भी इन दो आदमियों का नाम पूछा गया, राफ फिच एंड जैन ह्यूगन वैन
लेंग्सकॉटन, ठीक है, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये दोनों जो थे इनका एक नाम आता है इस बैटल से रिलेटेड, बैटल ऑफ स्वाली से रिलेटेड। तो अगर प्रीलिम्स में कभी दिख जाएगा कि दीज टू नेम्स वेर एसोसिएटेड विथ विच बैटल, इट वाज विद द बैटल ऑफ स्वाली, दैट इज द एंग्लो पोर्टुगीज वॉर। और उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, उसके रोल पे कभी आपको सवाल नहीं आएगा, दैट्स माई गारंटी। ठीक है, रिजल्ट क्या होता है सर, जैसा हम लोगों ने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी इमर्ज होती है विक्टोरियस ओवर द पोर्टुगीज। तो पोर्टुगीज को किनारा कर दिया गया। अब आइए लड़ाई होती है डच के साथ। ये डच का जो लड़ाई होता है इसको बैटल ऑफ बेदारा या बैटल ऑफ चिंसुरा या बैटल ऑफ हुगली भी बोलते हैं, ये सब एक ही बैटल का नाम है। सर ये कब होता है, 1759। अब ये डेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्यों है सर इंपॉर्टेंट, और 1612 में तो आपने स्ट्रेस नहीं दिया इतना। उसका कारण ये है कि 1759 से 2 साल पहले, यानी कि 1757 में हम लोगों को देखने को मिलता है एक इवेंट जो हम लोग फ्यूचर में डिटेल में भी पढ़ेंगे, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये बैटल ऑफ चिंसुरा है, तो क्या कोई लिंक है इन सब में? बिल्कुल है लिंक सर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो फैक्चुअली ये क्लियर होना चाहिए कि बैटल ऑफ चिंसुरा या बैटल ऑफ बेदारा या हुगली जो था वो एंग्लो डच एक कॉन्फ्लिक्ट था, वॉर था, और ये हुआ था 1759 में वेस्ट बंगाल में। ठीक है सर, ठीक है सर। इस बैटल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो मीर जाफर था जो कि नवाब ऑफ बंगाल था, इन दोनों का एक्चुअली में टसल होता है। तो सर यहाँ पे डच कहाँ से आ गए, बेसिकली डच सपोर्ट में रहते हैं नवाब जो था बंगाल का मीर जाफर उसके। होता क्या है कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब वहां पर जो बैटल ऑफ प्लासी का आपको हल्का सा अगर मैं प्रिटेक्स्ट बताऊं, तो वहां पे सिराजुद्दौला जो था वो नवाब ऑफ बंगाल था, और मीर जाफर इंग्लिश के साथ एक तरह से मिल के एक षड्यंत्र रचता है और कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है सिराजुद्दौला को पावर से हटा देता है और अपने आप को नवाब नियुक्त कर देता है। लेकिन ही वॉज नॉट एबल टू रूलर, और वो आया था किसकी मदद से, ब्रिटिश की मदद से आया था। तो इसीलिए वो बिल्कुल एक टाइटुलर नवाब था, उसका अपना कोई डिस्क्रिप्शन, अपना एज सच अथॉरिटी नहीं थी उसके पास। तो ये जैसे ही पावर में आता है मीर जाफर, है ना, नवाब बनता है बंगाल का, ये ओपन कम्युनिकेशन चालू कर देता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। बोलता है आइए थोड़ा मिलजुल के काम किया जाए और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको थोड़ा सा ठिकाना लगाया जाए। लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा था, बहुत एबल्ड रूलर उसको लीड कर रहे थे। तो हमको देखने को मिलता है कि प्लासी में तो हार होती ही है, उसके साथ साथ ये जो बैटल जो चिंसुरा हुआ 59 में, जिसमें कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सपोर्ट किया था मीर जाफर को, मीर जाफर और डच दोनों की हार हो जाती है इस बैटल में। ठीक है सर, द रिजल्ट ऑफ दिस बैटल वॉज द विक्टोरियस ब्रिटिश जो था ओवर थ्रू कर देता है मीर जाफर को कि चलिए भैया अब आप गद्दी से निकल जाइए, और उन्हीं का जो दामाद था सन इन लॉ मीर कासिम, उनको नवाब ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। तो दिस इज द शॉर्ट स्टोरी। अगर आपको समझ नहीं आया होगा आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, इस पार्ट को, हल्की सी कॉम्प्लेक्सिटी है, हल्का सा आपको प्रिटेक्स्ट पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, क्यों हुआ था, उसके बाद के इवेंट्स, मीर जाफर कब थ्रोन में आया, उसको हटा के फिर मीर कासिम को लाया आफ्टर बैटल ऑफ चिंसुरा सर। और इसी के साथ डच को भी बिल्कुल लिमिट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ट्रेडिंग हिस्ट्री से। ठीक है सर, अब नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट फ्रेंच। तो बाकी जब जो लोग थे, पोर्टुगीज थे, डच थे, दे वर नॉट सो पावरफुल कि कोई लॉन्ग सस्टेन्ड वॉर कर सके। लेकिन फ्रेंच जो थी वो एक पावरफुल कंपनी थी, राइट। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे जो कार्नाटिक वॉर बोलते हैं हम लोग, ये कार्नाटिक वॉर डायरेक्टली कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट कंपनीज का नहीं था इसमें। रैदर इसमें जो इंटरनल पॉलिटिक्स जो चल रहा था जो कर्नाटिक रीजन में, उस कर्नाटिक रीजन में एक तरह से प्रॉक्सी के तौर पे या सपोर्ट के तौर पे ये लोग लड़ाई करते हैं। ठीक है सर, तो कर्नाटिक वॉर पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कर्नाटिक रीजन कहाँ पे है। तो ये रीजन जो आप मैप में यहाँ पे देख पा रहे हैं सर, दिस रीजन इज कॉल्ड द कर्नाटिक रीजन। ठीक है सर, तो इस टाइम पे जो ये कर्नाटिक रीजन जिसका कि कैपिटल आरकोट हुआ करता था, यहाँ पे नवाब साहब बैठे हुए थे जिनका नाम था नवाब अनवरुद्दीन। तो आपको याद रखना है कि कोरोमंडल कोस्ट में ये रीजन जो है वो कर्नाटिक का रीजन कहलाता है, और यहाँ पे उस टाइम पे कौन थे, नवाब अनवरुद्दीन। नाउ लेट्स स्टार्ट कि पहला बैटल जो पहला होता है कर्नाटिक वॉर, ये कैसे होता है, कब होता है। ठीक है सर, तो सबसे पहले जब हम यूरोप की बात करें
तो यूरोप में एक जगह है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में जो है एक कॉन्फ्लिक्ट और टसल चल रहा था, तो वहां की गद्दी पे कौन बैठेगा इसके लिए लड़ाई चालू हो जाती है, जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। इसमें दो जो मेन इंपॉर्टेंट यूरोपियन प्लेयर थे वो थे इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड एंड द फ्रेंच। तो ये जो लड़ाई वहां पे यूरोप में चल रही थी, इसका असर हमको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी ये दोनों कंपनीज के बीच में देखने को मिलती है। दैट इज व्हाई वी सी कि फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर जो है स्टार्टेड विथ द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन इन यूरोप। तो उसका बेसिकली जेनेसिस इंडिया में नहीं था, यूरोप में था। ठीक है सर। इस कर्नाटिक वॉर को, फर्स्ट वाले को, बैटल ऑफ सैंथोम भी बोलते हैं। एक जगह है वो बैटल ऑफ सैंथोम, एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट था बेसिकली ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसलिए ये इस नाम से भी जाना जाता है। और इसमें लड़ा किसके किसके द्वारा गया था? बिटवीन द फ्रेंच फोर्सेस एंड द फोर्सेस ऑफ अनवरुद्दीन। ठीक है सर, आपको याद रखना है कि अनवरुद्दीन और जो फ्रेंच फोर्सेस थे उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। ठीक है। अब ये जो अनवरुद्दीन साहब जो नवाब थे कर्नाटक के, इनको इंग्लिश जो है वो सपोर्ट कर रहा था। तो इनडायरेक्टली ये इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में लड़ाई हो जाती है। ठीक है सर। लड़ाई में क्या हुआ नहीं हुआ, यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनी ऑफ दोज थिंग्स। आपको पता यह होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, ये नाम रहा। फाइनली जैसे ही यूरोप में वॉर जो है कंक्लूड होता है विद द पीस ट्रीटी ऑफ आइला चैपल या आइक्स ला चैपल 1748 में, वैसे ही इंडिया में भी वॉर खत्म हो जाता है। ठीक। और इस ट्रीटी, जो पीस ट्रीटी की बात की गई है, इसके अंडर में टर्म्स एंड कंडीशन क्या था कि मद्रास जो था, जो कि पहले भी ओरिजिनली भी एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंपॉर्टेंट सेंटर था, उसको वापस इंग्लिश को दे दिया जाता है। ठीक। एंड द फ्रेंच इन टर्न गॉट देयर टेरिटरीज नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें जो दो लोग लड़ाई किए थे, फ्रेंच और आपको इंग्लिश, अब बेसिकली नवाब अनवरुद्दीन थे जिनके सपोर्ट में इंग्लिश थे। ठीक है ना सर। ये तो बात खत्म हो गई, उधर लड़ाई खत्म हुआ, इधर भी लड़ाई खत्म हो गई। सेकेंड वॉर ऑफ कर्नाटक की कहानी थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको उसको समराइज करूंगा एंड ओनली टू द एक्सटेंट जितना आपको काम है एग्जाम के पर्पज से। यू हैव नॉट टू गो इनटू द डिटेल ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द नवाब ऑफ कर्नाटक एंड हैदराबाद। लेकिन सर आपको कहानी ये समझनी है यहाँ पे कि दो रीजन है जो हम लोग यहाँ पे मैप देखे थे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कर्नाटक, ठीक है, और यहीं पे उसके जस्ट बगल में जो है वो हैदराबाद हुआ करता था। तो इन दोनों रीजन में जो ऊपर में देखे हैदराबाद में, यहाँ पे थ्रोन पे लड़ाई हो गई कि कौन आएगा, बिटवीन मुजफ्फर जंग एंड नासिर जंग। वहीं जो कर्नाटक रीजन था वहां पर भी एक टसल चालू होता है बिटवीन चंदा साहेब एंड अनवरुद्दीन। ठीक है सर, एकदम सिंपली आपको ये याद रखना है कि हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और नासिर जंग थे, और कर्नाटक में जो है चंदा साहेब और अनवरुद्दीन थे। अब इन्हीं को यूज करते हुए एक ट्राइपार्टाइट एक फोर्स बनाया जाता है, एक अलायंस बनाया जाता है। कौन कौन? ये जो मुजफ्फर जंग है, और ये जो चंदा साहेब हैं, और फ्रेंच का डुप्लेक्स, ये तीनों आपस में अलायंस बनाते हैं और वो डिफीट और किल कर देते हैं किसको? अनवरुद्दीन को। अनवरुद्दीन को, जो कि ऑपोजिट टीम में था। ऑपोजिट टीम में कौन कौन था? अनवरुद्दीन, नासिर जंग और ब्रिटिश। ठीक है, आपको याद रखना है जिसकी तरफ से हमारा क्लाइव था। तो आपको याद रखना है कि द कंबाइंड आर्मीज ऑफ मुजफ्फर जंग, चंदा साहेब एंड फ्रेंच का डुप्लेक्स डिफीट करता है अनवरुद्दीन को एट द बैटल ऑफ अंबूर, जिसको बोलते हैं इन 1749। ये जगह कहाँ पे है? आपको कहीं प्रीलिम्स में अगर दिख गया, वेलोर के पास है, आपको याद रखना है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जो ड्यूप्लेक्स होता है फ्रेंच का गवर्नर, उसको हटा के बेसिकली उसका सक्सेसर आता है चार्ल्स रॉबर्ट गोदेह्यू। वो बनता है नया फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया। ठीक है। और गोदिह्यू का जो पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशन जो था इंग्लिश का, और एक वो नेगोशिएट और परसुएशन की बात करता है, उसके साथ फाइनली ट्रीटी कंक्लूड होता है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, और इसी के साथ सेकंड कर्नाटिक वॉर खत्म हो जाता है। इसके अंदर क्या था? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के अंदर ये बोला गया कि द इंग्लिश एंड द फ्रेंच अग्रीड नॉट टू इंटरफेयर इन द क्वेरल्स ऑफ द नेटिव प्रिंस। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेंगे भाई साहब, उन्होंने क्लियर किया ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में। ये हुआ खत्म। आपको ये डेट, आपको याद नाम याद रखना है। निजामुल मुल्क
जिसको चिनकुलिज खान भी बोल देते हैं कई बार, ये याद रखिएगा कि वे उस टाइम में 1748 तक जो थे वो नवाब ऑफ हैदराबाद थे। ठीक है सर। इन्हीं की मृत्यु के बाद जो है वो बेसिकली सक्सेसर कौन बनेगा उसकी लड़ाई होती है मुजफ्फर जंग नासिर जंग के बीच में। और कर्नाटक अभी आप लोग देख लिए, ये तीनों अलायंस को आप याद रखिएगा, चंदा साहेब, मुजफ्फर जंग और ड्यूप्लेक्स का, और उसने हराया था बाकी जो 3 लोग थे उनको। ठीक है सर, खत्म। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी याद रखना है, खत्म। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड कर्नाटिक वॉर। अगेन थर्ड कर्नाटिक वॉर का ओरिजिन इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। रैदर वहां पे यूरोप में एक 7 ईयर वॉर चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगेन ऑस्ट्रिया जो था वो चाहता था कि एक एरिया है सिलेशिया, उसको रिकवर करना चाहता था। तो अगेन इसमें दो पार्टी जो इन्वॉल्व थे वो था आपका इंग्लैंड और फ्रेंच। तो उसका इंपैक्ट 7 ईयर वॉर का इंडिया में भी देखने को मिलता है। इसी बैटल को बैटल ऑफ वॉन्डी वॉस भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड कर्नाटिक वॉर को ही। और ये चलता कब है सर? 1758 से 63 के बीच तक। ठीक है। 1758 जबकि बैटल स्टार्ट होता है, इसमें फ्रेंच आर्मी अंडर द फ्रेंच जनरल, जिसको बोलते हैं काउंट डी लैली, है ना, काउंट थॉमस आर्थर डी लैली, उसने कैप्चर किया इंग्लिश के फोर्ट ऑफ सेंट डेविड को एंड विजयनगरम को 1758 में। आपको याद रखना है ये। ठीक है। तो ये जैसे ही फ्रेंच आर्मी जो है वो क्या करता है, इंग्लिश के फोर्ट को कैप्चर करता है, तो लड़ाई तो होनी थी। तो डिसाइसिव बैटल ऑफ द थर्ड कर्नाटिक वॉर वाज वोन बाय द इंग्लिश। अब इंग्लिश यहाँ पे बहुत पावरफुल हो चुका था। क्यों सर? क्योंकि प्लासी में जीतने के बाद इंग्लिश जो था वो काफी स्ट्रेंथ आ चुका था उसके पास, काफी वेल्थ आ चुका था उसके पास, एंड दैट इज वाई यहाँ पे इंग्लिश जो था वो सुपीरियर अपने आप को साबित कर पाता है एट द बैटल ऑफ वॉन्डी वॉस, जिसको वंदवासी भी बोलते हैं। ये एक तमिलनाडु में एक जगह है। ठीक है सर। तो 1760 का आपको ईयर याद रखना है। फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि जो थर्ड वॉर था वो ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस से यूरोप में खत्म होता है 1763 में, अंडर द विच पौंडीचेरी और चंदन नगर को रिटर्न कर दिया जाता है फ्रांस को। लेकिन लेकिन कंडीशन होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं वहां पे, ओनली फॉर द ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन देम। ठीक है। और कोई फोर्टिफिकेशन और एस्टेब्लिशमेंट आप नहीं खड़ा कर सकते। तो ये जो थर्ड वॉर था, वॉन्डी वॉर्स, ये बेसिकली लास्ट बोल सकते हैं नेल इन द कॉफिन था। ठीक है सर। इसके बाद फ्रेंच का खात्मा हो जाता है और इंग्लिश बिकेम सुपीरियर ओवर दिस। आपको ईयर का बड़ा इंपॉर्टेंस है, ईयर यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि प्लासी, बक्सर, ये सब चीजें इवेंट आसपास में चल रहे हैं। ठीक है। फिर है डेनिस या डेन्स जिसको बोलते हैं। डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी की कभी एज सच कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनका एस्टैब्लिशमेंट 1616 में होने के बाद वो ट्रैनक्यूबार में फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं और श्रीरामपुर में पूरी तरह से कलकत्ता में अपने आप को सीमित कर लेते हैं। ठीक। इवन उनका इंटरेस्ट जो था वो पूरी तरह से आपका इंडोनेशिया और सुमात्रा वाला जो आइलैंड था उसमें हो जाता है, और वो यहाँ सब कुछ बेच देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और निकल लेते हैं चुपचाप। ठीक है। तो डेन्स को हम लोग ट्रेड और वॉर से ज्यादा हम लोग जानते हैं फॉर देयर मिशनरी एक्टिविटीज देन फॉर देयर कॉमर्स। ठीक है सर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा पोर्टुगीज खत्म, फ्रेंच खत्म, डेन्स खत्म, फ्रेंच खत्म, एवरीवन वाज ओवर। कौन बचा? द माइटी वन, इंग्लिश। तो ऐसी क्या कैपेबिलिटी थी, ऐसा क्या था जिसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पावरफुल बनाया और सारे के सारे वॉर को जिताया? ठीक है। अब इसका कारण देखते हैं। ये सर डायरेक्ट क्वेश्चन है मेंस का, मेंस में आपको डायरेक्टली पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, एंड इट कैन बी रिपीटेड क्योंकि यूपीएससी इज द हैबिट ऑफ रिपीटिंग द थीम्स ऑफ द क्वेश्चन एंड समटाइम्स द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो सबसे पहला जो फैक्टर था वो था लेसर गवर्नमेंट कंट्रोल। क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, और अभी जैसे हम लोगों ने फ्रेंच के बारे में देखा, वो एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज था। अब हमको जनरली पता होता है कि गवर्नमेंट एंटरप्राइज में रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होता है, वो कंट्रोल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, डिसीजन मेकिंग बहुत डिलेड होता है। क्यों? क्योंकि एक हायरार्की होता है जिसमें आपको परमिशन मिलेगा, सैंक्शन होगा, एंड देन यू हैव टू टेक सम डिसीजन। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है, राइट? प्राइवेट में क्विक डिसीजन मेकिंग होता है एंड दे आर मोर इफिशियंट इन देयर वर्क। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इफेक्टिव काम होने का एक कारण था कि वो प्राइवेट कंपनी थी। दूसरा क्या था सर कि सुपीरियर ब्रिटिश नेवी हुआ करता था। नेवी उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो कंडीशन है पोर्टुगीज को और बाकी चैलेंजेस को नजर पे रखते हुए उन्होंने अपना नेवल कैपेबिलिटी को इम्प्रूव किया। ठीक। और बहुत बड़े बड़े जो शहर थे
सिटीज थे वो उनके कंट्रोल में हुआ करते थे। खास करके अगर नाम से देखा जाए तो कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास, तो ये सब जो था इंपॉर्टेंट सेंटर भी था। एट द सेम टाइम इनके पास पोर्ट कनेक्टिविटी भी थी। ठीक है। और फ्रेंच के पास क्या था भाई, इंपॉर्टेंट एक पौंडीचेरी ही तो है बस, और तो कोई था नहीं। एंड दैट इज वाई, और बाकी की कंपनी के साथ भी ये लिमिटेशंस थे कि उनका एक्सटेंट जो था वो लिमिटेड था। ब्रिटिश के पास एक्सटेंट ज्यादा था और इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स उनके पास थे। ठीक है सर। ओके। ब्रिटिश वेर स्ट्रांग विथ फंड, अगेन द सेम थिंग। ब्रिटिश के पास ऑटोनॉमी थी कि वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने कंपनी को प्रोवाइड कर सके। और वो कंपनी क्या करती थी, सिक्योरिटीज लाती थी, मार्केट में डालती थी और पैसे को रेज करती थी, मनी को फंड रेज करती थी। एंड दैट इज वाई हम लोग देखते हैं कि थ्रू आउट ब्रिटिश जो कंपनी थी उसको पैसे की दिक्कत कम होती है कंपेयर टू अदर वंस। ठीक है सर। उसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन था वो था सुपीरियर ब्रिटिश कमांडर्स। इंग्लिश की तरफ से हम लोग नाम सुनते हैं, कौन कौन, सर आयरकूट, मेजर लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइव। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे एंड दे वर एबल टू लीड द वॉर फ्रॉम द फ्रंट। वहीं जब फ्रेंच की बात करेंगे तो एक नाम ही सुनाई देता है पूरे इतिहास में, ड्यूप्ले, है ना। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग, माइटी एंड एबल्ड लीडर या कमांडर जो था, दैट वाज आल्सो एन एडेड एडवांटेज टू द ब्रिटिश कमांडर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है सर। उसके बाद एक और फैक्टर जो बताया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा कि जील ऑफ प्रोसेलिटाइजेशन। प्रोसेलिटाइजेशन का मतलब क्या होता है सर, कि मैं कन्वर्जन करने का जो रफ्तार था या जो इंटेंसिटी था या जो एक 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 बेसिकली माइंडसेट था, उन उनका कम था बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। किनके बनिस्बत, फ्रेंच और इंग्लिश, फ्रेंच और यहाँ पे मैं गलत लिख दिया हूँ, फ्रेंच और पोर्टुगीज के अलावा, है ना। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोर फोकस दी फॉर द ट्रेड एंड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। और बाकी की जो कंपनीज थी, पोर्टुगीज, फ्रेंच, उनका फोकस प्रोसेलिटाइजेशन पे ज्यादा था। और डेन्स को तो हम लोग जानते ही हैं फॉर द मिशनरी एक्टिविटीज। ठीक है सर। तो ये दैट इज वाई दे वर मोर फोकस्ड ऑन द ट्रेडिंग परमिट्स एंड द फंक्शंस रिलेटेड टू ट्रेड एंड एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। तो ये तो हुआ सर ये इंटरनल बेसिकली यूरोप्स का, यूरोपियंस का आपस में कॉन्फ्लिक्ट। अब जो हमारा एजेंडा अगले क्लास में रहेगा वो ये रहेगा कि हम देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन नेटिव रूलर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में कैसे आते हैं और क्यों आते हैं और उसका क्या क्या कारण रहता है। लेकिन एक शॉर्ट समरी मैं आपको दे दूं, क्योंकि इसके डेट्स भी आपको याद रखने हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसको अभी से रिवाइज करें। एक मैप आपको मैं देना चाहता हूं और नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग। तो हम लोग देखेंगे कि मैसूर जो एक रीजन था साउथ इंडिया में ही, है ना, मैसूर रीजन में भी एंग्लो मैसूर वॉर होता है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जब हम लोग देखते हैं तो ये होता है 1767 से लेके 69 के बीच में, है ना। अभी तक हम लोगों ने जो कहानी देखा था लास्ट वॉन्डी वॉर्स, वो हो गया था 1760 में, है ना। उसी के जस्ट बाद आपको देखने को मिल रहा है कि मैसूर वॉर होता है ना। जैसे जैसे ब्रिटिश पावरफुल होते हैं वो बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व होना चालू करते हैं, बाकी अपना इंपायर को एक्सपैंड करना चालू करते हैं। और ये जो फर्स्ट वॉर होता है मैसूर का, वो कंक्लूड होता है विद द ट्रीटी ऑफ मद्रास। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट हैव द आइडिया। फर्स्ट वॉर कब हुआ, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होता है, कंक्लूड होता है। सेकेंड वॉर, और आपको रूलर वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता होगा कि हैदर अली पहले वाले इसमें फ्रंट होके लड़े थे, है ना। ही वॉज इन द आर्मी ऑफ द वुडियार डायनेस्टी के रूलर्स के। दूसरा कर्नाटिक वॉर जो था, सॉरी मैसूर वॉर जो था, वो होता है 1779 से 84 के बीच में। कहीं 80 से 84 मिलेगा, उतना माइन्यूट एरर आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस 80 टू 84 आप याद रख सकते हैं। ये कंक्लूड होता है विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ठीक। थर्ड जो है वो 90 से लेके 92 के बीच में होता है। ये कंक्लूड होता है विद द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ठीक है। तो इसी में बेसिकली टीपू सुल्तान की हार होती है और एक बहुत ही रिप्रेसिव मेजर लिया जाता है बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान के अगेंस्ट। उससे पैसा भी मांगा जाता है, उसके बच्चे को किडनैप कर दिया जाता है, ये सब चीजें। और लास्टली जो एक कंक्लूड हुआ था फोर्थ वॉर, जिसमें मैसूर को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है ना, कॉन्कर्ड बाय द ब्रिटिश फोर्सेस। और फिर हम लोग देखेंगे कि उसके साथ साथ कॉन्कर करने के बाद एक पॉलिसी इन लोगों ने तब तक डिवाइस कर लिया था, सब्सिडियरी पॉलिसी। ये सब्सिडियरी पॉलिसी के तहत जो है साइन करवाते हैं वहां मैसूर के राजा के साथ, और वहां फिर से जो था स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है सर। तो ये मैसूर वॉर के बारे में हम लोग डिटेल में अगले क्लास में पढ़ेंगे। मराठा के साथ भी वॉर होता है। ये कब हो रहा है, जब हम लोग देखते हैं 1775 से लेकर 1782 के बीच में। और ये याद रखिए कि जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था, ये एक कोई लड़ाई नहीं थी, इसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन फाइनली ये कंक्लूड होता है विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई इन 1782। अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस ईयर एज वेल। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से लेके 1805 के बीच में ट्रीटी ऑफ बसाइन के साथ कंक्लूड होता है। अब यहाँ से ये लोग कुछ कुछ, क्योंकि मराठा जो था वो बहुत सारे कॉन्फेडरेशन था और बहुत सारे पार्ट्स में फ्रेगमेंटेड था, जो होलकर, सिंधियाज, ये गायकवाड्स, इन सब के साथ इंडिविजुअल लेवल पे सब्सिडियरी अलायंस साइन करवाने का प्रोसेस चालू हो जाता है। ठीक है सर। किसके साथ पहले होता है, बाद में होता है, वी विल कवर ऑल दोस थिंग इन डिटेल, जस्ट हैव अ पेशेंस। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो 1817 से लेके 1819 के बीच में होता है। ठीक है सर। उसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कुछ और रीजन्स, जैसे कि सिंध के साथ 43 में, पंजाब बर्मीज वॉर होता है 1824 में, फिर उसके सेकेंड बर्मीज वॉर होता है 52 में, फिर थर्ड बर्मीज वॉर होता है 85 में। इन सब की डिटेल्स, और उतना डिटेल्स जो एग्जाम में स्पेसिफिक आपसे पूछे जा सकते हैं और मेंस में आपको लिखने के लिए कमांड होना चाहिए, वो सारे के सारे मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। ठीक है। तो तब तक मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी चीज़ें मैं आज पढ़ाया हूं और पिछले लेक्चर में बताया हूं, उन सबको एक बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक जाने वाला है कि जब तक आपके माइंड में कनेक्टिविटी नहीं होगी, यू विल नॉट एबल टू एंजॉय, तब आप पे बर्डन आने लगेगा। सो बेटर कि गो विथ द माइंड मैप दैट आई एम प्रोवाइडिंग टू यू, और उन सबको उसी इंटेंसिटी के साथ पढ़ें, उसी इंटेंसिटी के साथ समझने की कोशिश करें जैसा मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है सर। Thank you so much for listening to this lecture. Have patience and keep studying. और अगर आपको कोई दिक्कत आती है समझने में, पढ़ने में, तो हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली या तो मुझे ईमेल कर सकते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ सकते हैं। इन आइदर ऑफ द टू आई विल रिस्पॉन्ड यू इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। जल्द से जल्द मैं आपका डाउट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। एट द सेम टाइम IS नमा में हम लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो है वो चल रहा है हमारा टेलीग्राम चैनल पे भी, जहाँ पे आंसर राइटिंग है, क्विज है, और लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। इन सब को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप। और एट द सेम टाइम आप इस चैनल को फॉलो करके लेक्चर्स के सारे अपडेट्स भी पा सकते हैं। टिल देन, till we meet in the next class, keep studying, keep enjoying, take care of your health, and good day.